अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं जी सबके। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। 21 जून की रात 12:30 बजे लाहौर से जद्दा की परवाज़ भरने वाली फ़्लाइट से मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार तरीन सफ़र का आगाज़ हुआ। मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने वालिदैन के हमरा हज के मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ कर रही थी। ये मंज़र बड़ा ही खूबसूरत था क्योंकि फ़्लाइट में सारे ही हाजी थे और फिर हमें खाना दिया गया। अगर हम इसके टेस्ट की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बस गुज़ारा था और काफ़ी सारा सफ़र हमने किया जी। हम शाम को 6 बजे जो है वो गुजरात से चले थे और उसके बाद 4.5 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी। 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब हम लोग सऊदी एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने हमें एक तो फ़्लाइट में घंटा डेढ़ रोक दिया लैंडिंग के वक़्त। उसके बाद उन्होंने हमें एयरपोर्ट पर भी 3 से 4 घंटे बैठा दिया क्योंकि वो जो बसें थी उनकी मैनेजमेंट ही इनसे हो रही थी और काफ़ी सारा टाइम लग गया उधर ही हमें एयरपोर्ट में बैठे हुए ही। उसके बाद हम लोग जी एयरपोर्ट से निकले तो फिर जद्दा से मक्का पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसकी वजह ये बनी कि हमारी गाड़ी में कोई ऐसा बंदा सवार था जिसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं थे। उस वजह से उन्होंने हमें सड़क पर ही 2 से 3 घंटे खड़ा कर दिया बस के अंदर ही। और फिर हम लोग पहुंच गए जी अल्लाह अल्लाह करके होटल। हमने 1 घंटा तकरीबन रेस्ट किया और ज़ोहर के टाइम हम लोग आ गए यहाँ पर हरम में। हम लोगों ने यहाँ पर अपना पहला उम्रा अदा किया। 7 चक्कर हमने लगाए जी, तवाफ़ कंप्लीट किया। उसके बाद हम कंप्लीट करके फिर हम लोग चले गए सफ़ा मरवा की तरफ। दोनों ये मंज़र आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है और ये आप सफ़ा मरवा का मंज़र देख रहे हैं। बस जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आता है जब आप सफ़ा मरवा कर रहे होते हो, तवाफ़ कर रहे होते हो। गर्मी सफ़ा मरवा में तो गर्मी बिल्कुल नहीं होती, एसी चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन जब तवाफ़ करते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम था, शदीद धूप थी और गर्मी थी, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें गर्मी लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो गया। जब मैंने कुछ लगाई स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पर तो बहुत से लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे जिनके जवाब मैं इसी वीडियो में दूँगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छा, ये वाला जो है ये हमने जुम्मा अदा किया था, उसके बाद जुम्मा आ गया था तो यहाँ सड़क पर हमने जुम्मा पढ़ा। उसकी वजह ये थी कि रश बहुत ज़्यादा था, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए और हमने जुम्मा जो है ना वो तकरीबन हरम से 2 किलोमीटर पीछे पड़ा क्योंकि उससे पहले तक सड़कें फुल हो चुकी थी, रश था, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए थे रास्ते। ये होता है कि अगर रश ज़्यादा हो जाए तो वो रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर बड़ी ज़लालत होती है। फिर ये होता है कि सड़क बहुत ज़्यादा गर्म थी, जायनमाज़ हम लोगों ने डाला उसके ऊपर पहुँच के फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म था और ऊपर से शदीद धूप थी। और उसके बाद हम लोग ने रात के टाइम दोबारा हम लोग आए हरम में और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह बताऊँ कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं खाना काबा को जो है वो हाथ लगा सकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ही मज़ा आया और यहाँ पर खड़े होकर फिर मैंने काफ़ी दुआएं की, दुआएं मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं इसको हाथ लगा सकी। अच्छा जी, ये है सामने क्लॉक टावर और ये सारा जो है हरम का बाहर सेहन है, खाना काबा का ये बाहर सेन है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाते हैं तो ये सारा सेन है। अच्छा जी, बहुत से लोगों के सवाल उनके जवाब भी साथ साथ ही वीडियो में हम लोग दे देते हैं जी। 79 गेट से अगर हम एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने जो है वो खाना काबा है। ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने 79 गेट, वहाँ से एंटर हों तो आप थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो फिर आप खाना काबा अंदर पहुँच जाते हैं तवाफ़ के लिए। और अगर बात करें अगर आपने तवाफ़ करना है तो वो आपको इहराम के बगैर अंदर नहीं जाने देते। आपने उम्रा करना है या नहीं करना, या आपने तवाफ़ करना है लेकिन अगर आपने एहराम नहीं बांधा तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, अब कर लेते हैं सवालों के जवाब। अच्छा जी, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कह रही हैं कि बहुत गर्मी है तो अगर हमने उम्रा करना हो तो किस मौसम में जाना चाहिए, कौन सा मौसम ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, मेरा जो ख्याल है ना कि मार्च, अप्रैल और अक्टूबर या नवंबर इन महीनों में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। इसके अलावा अगर आप सस्ते मौसम में जाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है जब हज के फ़ौरी बाद मुहर्रम के जो शुरू के दिन होते हैं उस टाइम रश भी कम होता है क्योंकि अगर रमज़ान में आप लोग जाओगे तो बहुत ज़्यादा रश होगा जिसकी वजह से बहुत मसला होता है, जगह नहीं मिलती, इबादत में खलल होता है, बेसुकूनी होती है, रास्ते बंद कर देते हैं। हरम में ज़्यादा रश होने की वजह से रास्तों का बंद हो जाना, नमाज सड़कों पर पढ़नी पड़ती है। अगर आप रमज़ान में जाएंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आप वज़ू के लिए बाहर निकलें तो दोबारा आपको अंदर एंटर ही ना होने दें। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आप उस टाइम पर जाएं जिस टाइम पर रश कम होता है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह अदा कर सकें, इबादत कर सकें, 5 नमाज़ें जो हैं वो आप अदा कर सकें वहाँ पर।
ये हैं जी हम तीसरे फ्लोर पर। आप लोग देख रहे हैं नीचे कितना ज़्यादा रश है। खाना काबा के पास भी, दूसरे फ्लोर पर भी। दूसरे फ्लोर पर आप पैदल भी चलते हैं और साथ में व्हील चेयर वाले भी वहाँ पर चलते हैं। तीसरे फ्लोर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। जो लोग नहीं चल सकते, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी पर तवाफ़ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो आप मंज़र देखें, ये सफ़ा मरवा का है। सफ़ा मरवा भी कर सकते हैं। पीछे मैंने तवाफ़ का भी दिखाया है। वहाँ पर अगर आप पीछे से वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि तवाफ़ भी आप लोग कर सकते हैं। रश बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि अब हज में सिर्फ 1 या 2 दिन रह गया था। उसके बाद हज शुरू हो जाना था और हज के 5 दिन हैं जी। हज जो है वो सिर्फ 5 दिनों का होता है। इन 5 दिनों में आपने कुछ काम करने होते हैं, उसको हज कहते हैं। ये हम लोग पहुँचे हैं जी मिना। मिना का बड़ा ही खूबसूरत मंजर है ये। यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं और 8 ज़िल हज को हर हाजी जो कि हज के लिए आया है उसने मिना पहुँच जाना है। और यहाँ शाम का मंज़र है, मगरिब का टाइम है और ये देखिए इतना खूबसूरत ये लग रहा था मंज़र कि मैंने इसको कैप्चर कर लिया। 8 ज़िलहज को हम लोग मिना में आते हैं। यहाँ पर हमने 5 नमाज़ें अदा करनी होती हैं ज़ोहर से लेकर 9 ज़िलहज की फ़जर तक। फिर जब हम लोग मिना आते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कम से कम सामान लेकर आएँ, क्योंकि हमारा प्राइवेट था। हमें पता नहीं था कि हमें वहाँ पर ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो देंगे। हम लोग खुद भी थोड़ा सामान उठाकर ले आए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम बड़ी बनती है क्योंकि यहाँ से अब आपको कोई पता नहीं कहाँ से आपको कितना चलना पड़े, क्योंकि 8 ज़िलहज से हज शुरू हो गया है, 12 तक है। 5 दिन आपने कैंप्स में रहना है, रोड्स पे रहना है, चलना है। कहीं पे आपको बस मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर चलना पड़ता है हज में। हज में अगर आप लोगों ने आना हो तो 2 माह पहले ही आप चलना जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि हज पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोग चले गए थे अरफात और मिना में जो कैंप के अंदर का हिस्सा है उसकी वीडियो कैप्चर करना मैं भूल गई। और ये है जी अरफात का जो हमारा हमें अंदर कैंप दिया गया था, ये मैंने उसकी वीडियो जो है वो शूट की है। अंदर से एक कैंप के अंदर 100-150 तक जो है वो लोग होते हैं। औरतें अलहदा होती हैं, मर्द अलहदा होते हैं, उनके कैंप अलहदा होते हैं, वॉशरूम अलहदा होते हैं। हमारे कैंप के अंदर एसी लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इतनी शदीद गर्मी थी कि एसी लगे ना लगे बराबर थे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कैंप के अंदर भी सब लोग जो है पसीनो पसीन हुए हुए थे। लेकिन हम लोग हज पर गए होते हैं यहाँ पर दुआएं मांगने। और अरफात का तो मैदान ही ऐसा है और हशर के दिन भी सब ने यहाँ पर इकट्ठे होना है और ये तो है ही दुआओं वाली जगह। यहाँ पर दुआएं ही मांगी जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ज़ोहर और असर अदा की और हज सुना। और जब ये जो मंज़र मैं अब आपको दिखा रही हूँ ना, ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम अरफात का मंज़र भी बहुत ही खूबसूरत था। हवा हल्की-हल्की चल दिन को शदीद तरीन गर्मी थी, लेकिन शाम को हल्की-हल्की हवा चलनी शुरू हो गई और उसके साथ जो नीचे मिट्टी थी, वो भी हवा में शामिल हो गई। गर्द-आलूद सा मौसम था, लेकिन वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। साफ़ मौसम नहीं था, हवा के अंदर मिट्टी थी और वो बहुत प्यारा मंज़र लग रहा था। अब आप लोग देख लो, जगह-जगह डस्टबिन भी पड़ी हैं, लेकिन हम अपने काम करने नहीं भूलते। हम इंसान हैं ना, गंद डालना नहीं भूलते। ये देखा हमने सारी जो पानी पीने वाली बॉटल्स थी, हमने सारी नीचे गिराई हुई हैं। वहाँ पे जगह-जगह आपको मिलते हैं डस्टबिन और बड़े-बड़े डस्टबिन उन्होंने रखी हुई हैं ताकि आप लोग जो गंद है उसके अंदर फेंक लें। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिया जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रश बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला बना मिना में, अरफात, मुज़दलिफ़ा इन 5 दिनों में, वो सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वॉशरूम का है। क्योंकि वॉशरूम कम होते हैं, बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी लंबी अभी हमारा प्राइवेट था, गवर्नमेंट का तो पता नहीं क्या हाल होगा, तो प्राइवेट था और उधर लंबी-लंबी जो है वो लाइनें लगी होती हैं। और उसके अलावा इतने गंदे वॉशरूम कि बंदा बता नहीं सकता। हाँ, वहाँ पे साफ़ करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सिर्फ़ ये 5 दिनों के लिए यहाँ पर जो है चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो साफ़ तो कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन हम लोग खुद ही वहाँ पर इतना ज़्यादा गंद मचाते हैं कि फिर वापस वॉशरूम में कोई बंदा जा नहीं सकता। और यहाँ पर वैसे उन्होंने हमें ये बैठने के लिए ये इस तरह के सोफ़े भी दिए, बेड टाइप दिए होते हैं। इनको आप सीधा करके सोफ़ा भी बना सकते हो, इसको बेड भी बना सकते हो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक थी। बड़ा प्यारा मंज़र था। और मुज़दलिफ़ा पे मैंने शूट नहीं किया, वहाँ मैं शूट करना भूल गई थी। ये सारा अरफात का ही मंज़र है। उसके बाद 10 को हम लोग चले जाते हैं जी मिना जाना है। शैतान को हम लोगों ने कंकरियाँ मारनी होती हैं। उस दिन ईद का दिन होता है, कुर्बानी करनी होती है, बाल कटवाने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने 10 को करनी होती हैं। और उसके बाद अगर आप में हिम्मत बचे तो आपने तवाफ़ ज़ारा करना होता है, ज़ियारत करना होता है, लेकिन बचती नहीं है हिम्मत, क्योंकि जब बाकी हर जगह पर हमें वो बसों पर ही लेकर गए थे, क्योंकि हमारा प्राइवेट था। लेकिन प्राइवेट वालों को उन्होंने बहुत चलाया था। कंकरियाँ मारने के बाद वो हमें
पैदल लेकर गए थे और काफ़ी सारा सफ़र जो है वो हम लोगों ने मतलब पैदल तय किया था। ये बात आप याद रखिए कि हज पर आपको बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। ये जो मैंने कैप्चर किया है ये हज का दूसरा दिन है, जब हम दूसरे दिन शैतानों को कंकरियाँ मारने गए थे। ये तब का है क्योंकि लोगों ने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया था। तवाफ़े ज़ियारत के बाद अब आप एहराम जो है उसको उतार सकते हैं। जब हमने एहराम उतार लिया तो आप आम अपने कपड़ों में भी जा सकते हैं कंकरियाँ मारना। हमने 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक जो है वो हम लोगों ने 3 दिन मिना में रहना होता है। जब हम लोगों ने कंकरियाँ वगैरह मार ली, फिर दोबारा हम मीना चले गए, वहाँ पर कैंपों में ही रहना है। फिर उसके बाद हमने कंकरियाँ मारनी है 11 को, फिर 12 को हमने मगरिब से पहले-पहले वहाँ से निकल आना होता है। और जब आपने मक्का छोड़ना होता है उससे पहले तवाफ़े जो है तवाफ़े विदा वो भी करना होता है। अब ये है जी तीसरा दिन, जब हम तीसरे दिन शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए गए थे। ये जो आपको सामने 3 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये 3 शैतान हैं। अब हम लोग जी अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत रश होता है, काफ़ी ज़्यादा चलकर आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि उन्होंने जो शॉर्ट रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए थे और रास्ता बहुत लंबा कर दिया और पीछे से लोग इकट्ठे होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर अंदर आके आपको थोड़ा रश कम लग रहा है, लेकिन बाहर जब हम लोग बाहर से अंदर एंटर होते हैं ना, जो पूरी लाइन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, हमारा हज हो गया है जी कंप्लीट। 5 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हमारा 23 दिन का पैकेज था जिसमें हमने 1 हज और माशाल्लाह 5 उम्रे किए। और अभी हम जा रहे हैं जी, जो अगला उम्रा करना है, हमने हज को 1 दिन गुजर चुका है और हमने 1 दिन रेस्ट किया है, उसके बाद अब हम लोग करेंगे उम्रा। अच्छा जी, ये हम लोग जा रहे थे मस्जिद आयशा। जब हमने हज के बाद दोबारा उम्रा करना था तो आप एहराम मक्का में नहीं बांध सकते, आपको मक्का की हदूद से बाहर जाना पड़ता है। तो दूसरा उम्रा जब मैंने अदा किया तो उसके लिए हमें मस्जिद आयशा जाना पड़ा। ये सारी जो मंजर है ये आपको मस्जिद आयशा के नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने एहराम बांधा, यहाँ पर एहराम के नफल पड़े और फिर हमने यहाँ पर नियत की और फिर जाके हमने दूसरा उम्रा जो है वो अदा किया। तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जी ये, अभी आप इसके मंजर देखेंगे। हम लोगों ने जो पैकेज लिया था वो लाहौर से सऊदी पाक से लिया था, लेकिन वो भी फ्रॉडिये ही निकले थे और हमने सिर्फ सुना था कि यहाँ पर जो कहा जाता है, जो हाजियों को कहते हैं वहाँ पर जाकर वो नहीं होता, तो ये सच बात निकली कि ऐसा ही है। ट्रैवल एजेंसी जो होते हैं उनके मीटर बड़े बहुत मतलब बड़े होते हैं। यहाँ पर अगर वो 3 मीटर आपको कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में क्वाड 10 मीटर ही होना है, इससे कम नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से उम्रा या हज करें तो आप कोशिश करें कि होटल जो है वो हरम के करीब से करीब हो, बेशक पुराना हो लेकिन बहुत करीब हो, क्योंकि अगर होटल दूर होता है तो आपका कीमती टाइम और एनर्जी दोनों ही हरम तक पहुंचते पहुंचते जो है वो सर्फ हो जाते हैं। और बंदे में इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो थोड़ा और चल सके, बल्कि वो यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं बाहर ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ, क्यों ना कि आपको हरम में भी अच्छा खासा चलना पड़ता है। और हज के दिनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई होती है और रश के दिनों में भी आप अगर टैक्सी भी लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपसे किराया लेते हैं, तो आपको बंदा उस टाइम सोचता है चलो मैं चल लेता हूँ, जब चलते हो तो फिर चलने नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा मसले हैं वहाँ पर, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप कोशिश करें कि करीब से करीब जो है वो होटल होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सारी नमाज़ें हरम में अदा कर सकते हैं। उसके अलावा आप में एनर्जी बाकी रहती है। आप चल के वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उसके बाद कुछ करने की हिम्मत नहीं आप में बचती। और हमने जी एहराम बांध लिया है यहाँ से और एहराम के नफल भी अदा कर लिए हैं। और ये बाहर का मंज़र है आयशा मस्जिद का। मैंने कहा जाते जाते आपको इसके बाहर का मंज़र भी दिखा देते हैं। और ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। अब हम लोग पहुँच गए जी हरम। हम दूसरी साइड से एंटर हुए थे और ये पूरा जो हरम है ये सारा एक जैसा ही है। मतलब सारी मस्जिद ना जिस साइड से मर्ज़ी एंटर हो, सिर्फ आपने गेट्स के नंबर या नाम याद रखने होते हैं, वैसे बंदा यहाँ पर भूल जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और ये आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है वो कैप्चर की थी और उसके बाद हम लोग अभी सहन में निकल जाएंगे क्योंकि हमने 79 गेट के पास पहुँचना है, वहाँ से हम लोगों ने एंटर होना है। अच्छा जी, उम्रा अदा हो गया, उसके बाद हम अपने होटल आ गए वापस। ये मक्का में हमारा होटल था एम मिलेनियम। पहले हमें इन्होंने हज से पहले 3 से 4 दिन इन्होंने हमें रखा अजीज़िया में। अजीज़िया में बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर होटल नहीं होते, तो इन्होंने हमें बिल्डिंग्स में रखा। उसके बाद हम लोग हज पर चले गए 5 दिन।
5 दिन के बाद इन्होंने हमें फिर अज़ीज़िया में रखा। उसके बाद हमें ये कहा गया था यहाँ पाकिस्तान में कि आपको हरम के करीब होटल दिया जाएगा। हमें हमसे उस हिसाब से पैसे लिए गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें एम मिलेनियम होटल बहुत अच्छा था, लेकिन वो 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर था हरम से। फिर वही मसला बनता है कि आप लोगों को वहाँ से गाड़ी में बैठना पड़ता है, फिर आप लोग पीछे पुल के पास उतार देते हैं। पुल से लेके आपको हरम तक भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो वो बड़ा मसला था। तो अब खैर अच्छा जी, हम लोग आए हैं आज जबल रहमा। ये अरफात के मैदान में है। जब हम अरफात के मैदान में हज के लिए आते हैं तो ये उसके करीब है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ पर आना मुमकिन नहीं लग रहा था। तो हम लोग हज के बाद जब अब रश नहीं है तो फिर हम लोग आए जबल रहमा, और वो ऊपर आपको अभी मैं थोड़ा जूम करती हूँ और फिर उसके बाद आपको ऊपर भी लेकर चलती हूँ। ये है जी यूँ। अच्छा, इसके आपको शायद नज़र नहीं आ रही, वो वाइट वाइट आपको ग्रिल नज़र आ रही है। यहाँ पर पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं इस तरह से। यहाँ पर मतलब सीढ़ियाँ हैं लेकिन वो पत्थरों की हैं, क्योंकि रात का टाइम है, आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और अब हम आ गए हैं जी ऊपर, और ये थोड़ा सा मैंने चढ़ी हूँ और ये ऊपर ग्रिल लगी हुई है, आप इसको पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। अच्छा जी, हमने वहाँ पर जाके नफल अदा किए, दुआएं मांगी, और उसके बाद हम लोग आगे हैं जी वापिस। और अभी हम इसके ना बैक साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी साइड पर भी इसकी सीढ़ियाँ हैं। बल्कि वो सही हमें पहले पता नहीं चला, हम लोग दूसरी साइड से गए हैं, लेकिन वो सही बाकायदा ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रही है, ये बाकायदा सही सीढ़ियाँ हैं, मतलब सही बनी हुई हैं। वो तो वहाँ तो पत्थरों को सिर्फ सीधा किया गया था और ग्रिल लगाई गई थी, लेकिन इस साइड पर ज़रा सही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है, ये है मस्जिद नमरा। यहाँ पर खुतबा दिया जाता है, यहाँ पर पढ़ा जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ के सारे रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए थे। हमारा बहुत दिल था कि हम इसको अब देख लें, लेकिन इसकी तरफ जाने वाले जितने रास्ते थे उन्होंने सारे बंद किए हुए थे, तो हमने फिर इसको बस दूर से ही देखा। यहाँ पर जी खुतबा कहा जाता है, और यहाँ पर तब आना बड़ा मुश्किल था। तो आज हमारा प्रोग्राम था, लेकिन शायद हमारे नसीब में नहीं था और हम आज भी नहीं जा सके। और अब हम लोग जा रहे हैं जी ताइफ। ताइफ जाने की 2-3 वजह थी। एक ये कि ताइफ में 1-2 ज़ियारात हैं, वो भी कर लें। उसके अलावा हमने सुना है कि ताइफ बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा है, बाग, फल, फूल, और वहाँ का फल बहुत मशहूर है। उसके अलावा हमने अब करना है जी तीसरा उम्रा, और उम्रे के लिए एहराम जो है हमने मक्का के हदूद से बाहर जाके बांधना है, और ताइफ में भी मिकात है, तो हम ताइफ वाले मिकात में जाएंगे, वहाँ पर जाकर एहराम बांधेंगे और वापस आकर उम्रा भी करेंगे। उसके अलावा वहाँ पर जो 1-2 ज़ियारत है उस पर भी जाएंगे। जहाँ हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं, वहाँ इस्लाम की तारीख़ जानने का भी इश्तियाक होता है। इसके अलावा ये भी सोच आती है कि जहाँ-जहाँ हमारे प्यारे नबी के कदम मुबारक लगे हैं या उनके साथ कोई वाक़या मंसूब है, उसको देखें, क्यों ना कि ये भी एक इबादत है। मक्का में भी काफ़ी सारी ज़ियारात हैं और मदीना में भी। अगर तो हम खुद गाड़ी करवा कर जाएँ तो वो काफ़ी महँगी पड़ती है, लेकिन इससे अच्छा है, इससे बेहतर होता है कि आप ग्रुप की शक्ल में चले जाएँ, कि आप ऐसा करें कि आप जो वहाँ पर ना सुबह के टाइम ज़ियारत के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, बसें होती हैं, तो आप उन पर चले जाएँ, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप जाते हैं खुद की गाड़ी, जैसे हमने टैक्सी करवाई है, तो ये काफ़ी महँगी पड़ती है। अब हम लोग जी ताइफ के उस बाग में आ गए हैं जहाँ पर कहा जाता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग के अंगूर खाए थे। जब वो दावत इस्लाम के लिए ताइफ आए और वापस जब मक्का जा रहे थे, तो उस टाइम वहाँ के सरदारों ने कुछ उबाश लड़कों को कहा कि वो इन पर पत्थर बरसाएं, तो उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए। तो वो फिर इस बाग में आकर रुके, और यहाँ पर एक गुलाम था, उसने उनको अंगूर पेश किए इस बाग के। तो यहाँ के अंगूर उन्होंने खाए, ये कहा जाता है, इसलिए फिर हम लोग इस बाग पर आए और यहाँ पर आके हमने बाग देखा और फिर यहाँ से अंगूर भी खरीदे, शतूत खरीदे और वो खाए। और अब यहाँ पर इस तरह के कुछ उन्होंने मिट्टी के बने हुए कमरे भी, पता नहीं ये तब के बने हुए हैं या अब बने हैं, ये हमें नहीं वहाँ पता चला, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बाग वही है जहाँ से जिस बाग के अंगूर उन्होंने खाए थे। और अब यहाँ पर एक मस्जिद भी है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। जो गुलाम अद्दास था जिसने उनको अंगूर पेश किए थे, उनके नाम पर अब वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है, वो भी है वहाँ पर। वो अभी आपको मैं आगे थोड़े से दिखाती हूँ। मैंने ज़रा इस तरह ज़रा डिटेल में थोड़ी यहाँ पे वीडियो जो है वो कैप्चर कर ली थी। टाइम भी था और इतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पर, आप आराम से वीडियो यहाँ पे शूट कर सकते थे, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर वीडियो जो है वो भी बना ली।
और ये जी अंगूर हमने लिए फिर वहाँ से और अंगूर लेकर खाए। अच्छा जी, अब हम बाग से बाहर निकल आए हैं और ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये हज़रत बिलाल की मस्जिद है, कुछ कहते हैं ये हज़रत अली की मस्जिद है, लेकिन इसको फ़िलहाल उन्होंने बंद किया हुआ था, इसके अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने इसको बाहर से ही देखा और बाहर से ये कुछ इस तरह से थी। ये बिल्कुल सामने आपको जो दीवार नज़र आ रही है ना, ये उस बाग की दीवार है और उसके बिल्कुल सामने इस साइड पर ये मस्जिद है। अब हमको याद आया कि मस्जिद अदास तो हमने देखी नहीं, तो फिर हम लोग वापस अब जाएंगे बाग में और वहाँ पर फिर मस्जिद अदास को देखेंगे। वहाँ पे एक साइड पे ना बाग के एक ही साइड पर ये तंग सी गली थी, इसके अंदर से कुछ लोग जा रहे थे तो हमने पूछा, उन्होंने कहा इसी साइड पर है जी मस्जिद अदास। फिर हम उस साइड पर गए और इस साइड पर काफ़ी रश था और ये है जी मस्जिद अदास। रश काफ़ी था, हम लोगों ने यहाँ पर नफल वगैरह कोई अदा नहीं किए, लेकिन ये शौक़ ज़रूर था कि इस मस्जिद को अब ज़रूर देखें कि जिस ग़ुलाम ने आपको अंगूर पेश किए थे, तो अब उनके नाम पे मंसूब है यहाँ पर मस्जिद। और अब हम लोग आ गए हैं जी मिकात पर ताइफ के, जहाँ पर हम एहराम बांधेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एहराम के 2 नफल यहाँ पर ही अदा करेंगे, नियत करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो हरम चले जाएंगे और अपना तीसरा उम्रा जो है वो अदा करेंगे। ये है जी इस मस्जिद के अंदर के मनाजिर। ये कुछ इस तरह से है। पहले वो मैंने अंदर से शूट की थी, अब मैंने उसके बाहर से ज़रा करीब से शूट किया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पर भी। अच्छा जी, अब हम लोग दोबारा हरम पहुंच गए हैं और आज हम लोग इंशाल्लाह तीसरा उम्रा जो है वो अदा करेंगे। और रात का टाइम है, इस टाइम तकरीबन मेरे हमें 10 क्या 11-12 का टाइम है और ये देखिए इस टाइम कितना रश है यहाँ पर। आप दिन को आओ, रात को आओ, आधी रात को आओ, सुबह आओ, हर वक्त यहाँ पर रश होता है जी। अल्लाह के घर में बहुत रौनक होती है। उसके बाद हमने खाया जी खाना, हम लोग अपने होटल आ गए और अब आपको यहाँ पर दिखाती हूँ यहाँ का सारा मेन्यू। ये एम मिलेनियम का ही है जी। उस दिन मैंने थोड़ी डिटेल से वीडियो नहीं शूट की थी, अब मैंने थोड़ी डिटेल से कर दी है। यहाँ पर हमने खाना खाया था और ये सारी चीज़ें होती हैं जी यहाँ पे। अब जी हम लोग मक्का से रवाना हो गए हैं जी मदीना के लिए और मक्का में हम लोगों ने तवाफ़ विदा किया और तवाफ़ विदा करने के बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े। और ये जी बस में हम लोग आए थे और बस में हमें खाने के लिए ये अलबैक की कुछ चीज़ें जो है इन्होंने हमें दी थी। अब सबसे पहले आपको ज़ियारात दिखाऊंगी जो हमने वहाँ पर की और उसके बाद इंशाल्लाह मस्जिद नबी का दीदार भी करते हैं। अच्छा जी, हम लोग गए थे सबसे पहले मस्जिद कुबा। यहाँ पर कहा जाता है कि 2 नफल अगर आप अदा करते हो तो मकबूल उम्रे का आपको सवाब मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर नफल अदा किए। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, ये इसके अंदर के मनाजिर हैं और अब हम आगे इसके बाहर, ये इसके सारे बाहर के मनाजिर हैं।
और इसको मैंने बड़ी आराम से इसकी वीडियो जो है वो कैप्चर की थी। और उसके बाद हम लोग गए जी जबल ओहद। जबल ओहद के बारे में अगर आप बड़ी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। जबल ओहद हम लोग आगे उसके बाद और उसके बाद हम लोग गए जी मस्जिद किबलतैन। और ये मस्जिद किबलतैन के अंदर के मनाजिर हैं। यहाँ पर भी आकर हम लोगों ने 2 नफल अदा किए। हमें इन ज़ियारात पर हमारा जो ग्रुप है जिनके साथ हम आए थे हमें वो लेकर आए थे। बस कराई गई थी और जितने लोग हमारे साथ थे तकरीबन 96 लोग थे, वो सबको इकट्ठे वो इन ज़ियारात पर लेकर आए थे। हम 3 ज़ियारात पर उन्होंने हमें नीचे बस से उतारा था जहाँ नफल अदा करने थे। उसके अलावा जितनी ज़ियारत उन्होंने हमें दिखाई थी ग़ज़वा हंदक वगैरह इस तरह की चीज़ें जो थी वो उन्होंने बस के अंदर बिठाकर ही हमें दिखाई है। बस दूर से बताया है कि यहाँ पर ये वाक़या हुआ, ये वो जगह इस तरह। बस ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर उन्हें हमें उतारा। हम लोगों ने दोनों मस्जिदों में नफल अदा किए और जब मस्जिद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मस्जिद अल फतह, मस्जिद हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे ये बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद अल खंदक। यहाँ पर 3 सहाबा के खाने थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन हजरात के खेमे इस मस्जिद वाली जगह पर थे। पहले छोटी छोटी मस्जिद थी जैसे ये है, उनको शहीद करके ये बड़ी मस्जिद बनाई गई है कि नमाज़ों के औकात में जहाँ पर जब रश होता है तो फिर नमाज ताकि लोग पढ़ सकें। ये जामा मस्जिद अल खंदक बनाई गई है उन छोटे खैमों वाली जगह पर। अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, सामने छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मस्जिद नजर आ रही है मस्जिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जहाँ पर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खैमा था। ये 4 मस्जिद। और अब जी हम लोग मदीना में अपने होटल में पहुंच गए हैं। 203 नंबर कमरा था हमारा और हमारा कमरा है जी अंदर से कुछ इस तरह का। सामान हम लोगों ने रख दिया था। और अब हम आ गए जी मस्जिद नबवी में। बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद, बड़ा सुकून वाला माहौल और बड़ा ही मज़ा आता है यहाँ पर आप नमाज़ें जब अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आते आते सबके गले ख़राब होते हैं। जो ही नमाज़ शुरू होती है बेचारे सब लोग खांस रहे होते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने जब मैं मदीने में पहुँची और मैंने यहाँ की इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगाई तो लोगों ने रियाज़ुल जन्नह के बारे में काफ़ी सवालात किए। अच्छा, उनका जवाब ये है कि हम लोग तो गए थे ग्रुप के साथ, हमारा जितना वो प्रोसेस है उन्होंने ख़ुद से किया हुआ था।
था, हमारे लिए इजाज़त ली हुई थी। हम लोग गए, आगे आपको वीडियो में नज़र भी आएगा, मैंने थोड़ा-सा वहाँ से कैप्चर भी किया है। हम लोग गए, हम लोग सिर्फ लाइन, हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। हम लोग गए, लाइन में लगे और सीधा हमें वो अंदर ले गए। पहले उन्होंने पीछे रोका, कहा कि यहाँ पर अगर आप उन लोगों ने नफ़ल वगैरह अदा करने हैं तो कर लें। हमने वहाँ पर बल्कि 4 6 नफ़ल लोगों ने अदा कर लिए। उसके बाद उन्होंने फिर लाइन से हमें रियाजुल जन्नह में लेके गए, लेकिन हज था, हज की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। रश की वजह से वहाँ पर नफ़ल बड़ी मुश्किल से अदा हमने किए। मैंने 4 अदा किए थे, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से। ये देख लें, यहाँ पर इन्होंने हमारी जो है वो लाइनें लगाई हुई थी और उसके फ़ौरी बाद ही वो हमें जो है वो अंदर ले गए थे, ज़्यादा वेट नहीं कराया था। और अब ये हम लोग अंदर जा चुके हैं, अंदर इन्होंने हमारी इधर लाइनें लगवाई हैं। उसके बाद अब आगे हमें रियाजुल जन्नह में लेकर जाएँगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा कि क्या बगैर परमिट के रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं? तो जा सकते हैं। उसका एक तरीका है कि ये है कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो आप वैसे भी जा सकते हैं। सुबह नमाज़ फ़जर के फ़ौरी बाद आप जन्नतुल बकी वाले कोने की साइड वाले जो गेट पर आ जाएँ, गेट नंबर 32, 33 और 34, यहाँ पर मस्जिद नबी का जो स्टाफ है वो आपको विदाउट परमिट एंट्री के लिए औरतों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, आवाज़ें दे रहे होते हैं। वो खुद ही आवाज़ लगा लगा कर औरतों को इकट्ठा करते हैं। फिर वो आप लोगों को जहाँ पर बैठाएं, आप लोग वहाँ बैठ जाएं, वो आपको अंदर ले जाएंगे और आप वहाँ पर ज़्यादा देर रुक भी सकते हैं। लेकिन हज के दिनों में रश बहुत होता है तो आप कम रुकने देंगे, लेकिन आम दिनों में उम्रे पे या वैसे जब आप लोग जाते हो तो आप लोग वहाँ ज़्यादा देर रुक सकते हो, इबादत कर सकते हो। ये टाइम उस टाइम ऐसा टाइम है कि आप परमिट के बगैर भी रियाजुल जन्नह में जा सकते हो। ये जी रियाजुल जन्नह के अंदर के मनाजिर हैं जो आप लोग देख रहे हो, ये सारा मंजर वो है। अब हम रियाजुल जन्नह के अंदर एंटर हो गए। ये देखें कितना रश है यहाँ पर हम लोगों ने जो नफल अदा की, ये वो जालियाँ हैं जी जो हमें टीवी में दिखाई जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है ये मैंने करीब से जाकर देखी हैं, लेकिन रश तो बहुत था, लेकिन फिर भी यहाँ पर नफल अदा करने की हसरत होती है जी हर बंदे को, और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने यहाँ पर वो नफल जो है वो अदा किए। Очень здесь. Можно вопрос? Те две, может быть, те делали намаз? Вот это ссора, вот это ссора. Ой, блин, это очень... ये वाली और यहाँ आपसे लगाने से उनके जारी लगाते ये है जी मस्जिद नबी के बाहर के मनाजिर, बहुत ही खूबसूरत। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें हज पर कौन कौन सी चीज़ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल किया गया था। एहराम, हमारा 23 दिन का जो पैकेज था, और उसके लिए अगर हम मर्दों के एहराम की बात करें तो हमने 4 एहराम हम लोग कर लेकर गए थे, क्योंकि उम्रे भी करने थे, हज भी करना है। और अगर वहाँ पर आप ये बात कर लें कि हमने दिलवा लेंगे तो वहाँ पर ना 12 रियाल का वो एक सूट जो है वो आपको धोकर और इस्त्री करके दे रहे थे। वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो वहाँ पर जो हमारे होटल थे 5 स्टार थे, उनमें तो धोने वाली कोई मतलब जगह नहीं हमें दी गई, सिर्फ वॉशरूम था, तो वॉशरूम में धोने को दिल नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम ज़्यादा चीज़ें लेकर जाएं, ज़्यादा एहराम और ज़्यादा कपड़े, क्योंकि एहराम ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, कपड़े तो नीचे रहते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पसीना इतना आता है कि आपको कपड़े भी ज़्यादा चाहिए होते हैं और एहराम भी। हमारा 23 दिन का पैकेज था और हम लोग लेकर गए थे जी 4 एहराम मर्दों वाले। और ये है जी हमारा मदीना का होटल। और यहाँ पर अब हम खाना खाने लगे थे तो मैंने उसकी वीडियो जो है वो शूट कर ली साथ में। अच्छा, हम चीज़ों की बात कर रहे थे। हम लोग जो मर्दाना हराम थे वो 4 लेकर गए थे, लेकिन वो भी वहाँ पर कम पड़ गए थे, क्योंकि जब हम लोगों ने उम्रे करना था लास्ट वाले, तो उसके लिए फिर हमें दिलवाने पड़े थे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि वज़न ज़्यादा ना हो इसलिए लोग कम लेकर जाते हैं कि वहाँ पर 2 लेंगे। बाकी शायद कहीं दूसरे होटलों में या बिल्डिंग्स में जगह हो कपड़े धोने की, लेकिन हमारे में नहीं थी, ना एम मिलीनियम में थी ना ही मदीना में थी। तो आपको लॉन्ड्री से ही दिलवाने पड़ते थे और 12 रियाल लगते हैं। अच्छा जी, उसके लिए मेरा ख्याल में हम बंदे को 6 एहराम ज़रूर रख लेने चाहिए। अगर हमारा 23 दिन का था तो हमें लग रहा था कि 6 ज़रूर होने चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों का 40 दिन का है तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि 6 होने चाहिए, औरतों के भी और मर्दों के भी। और उसके अंदर फिर आपको उसको वॉश भी करना पड़ेगा। और कपड़े जो है 1-2 दिन के हिसाब से एक सूट ले जाएँ, जितने दिन का आपका पैकेज है मेरे ख्याल में वो बहुत होंगे। उसके अलावा मोज़े बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम लोग हरम में जाते हैं तो वहाँ पर ये पाँव के ऊपर पाँव आ जाता है, रश बहुत था। और उसके अलावा भी नीचे पाँव फिर दर्द बड़ा करता
करते हैं। तो वैसे तो बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कि वहाँ पर जूते पहनने में थे, लेकिन हमारा दिल नहीं किया, तो हम लोग यहाँ से मोज़े लेकर गए थे। तो वो बहुत अच्छा रहता है, मोज़े आप ज़रूर लेकर जाएँ। नेल कटर हम नहीं लेकर गए थे, लेकिन पास होना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर जाकर नाखून काफ़ी ख़राब हुए बड़े, तो वो बड़ा मसला बना, फिर वहाँ से लेना पड़ा। तो वो आप ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। सुई धागा, मेरे जितने अबाए थे उनके वाकई में रश था ना, रश के अंदर जब घुसते हो एक इधर उधर खींचने भी होता है कुछ, मतलब वाकई में टूट जाते हैं वहाँ पे। सुई धागा आपके पास होना ज़रूरी है। कैंची तो बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपने लोगों ने अपना बाल काटने होते हैं उम्रे के बाद, हज में भी। सरसों का तेल ज़रूर ले जाएँ, वहाँ पर आपकी टांगों में बड़ा ज़्यादा दर्द होता है चल चल के, तो सरसों के तेल की अगर आप मालिश कर लेते हैं तो वो काफ़ी आपको फ़ायदा रहता है। उसके अलावा आप सर में भी लगा के नहा लें, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क है, ड्राई सा है, तो तेल ज़रूर रख लें। चैपस्टिक ज़रूर रखें आप, और सर्फ़ ज़रूर रख लें, क्योंकि वॉश करने पड़ते हैं वहाँ पर कपड़े, वो लगता है कि मतलब गंदे हो गए हैं। कुछ जगह पे जैसे मिना में मैंने वॉशरूम्स का आपको बताया था कि इतने ज़्यादा साफ़ नहीं थे, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है 3 पिन वाला स्विच, तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर 2 पिन वाला लगता नहीं है, तो 3 पिन वाला। और जूता रखने के लिए थैली ज़रूर लेकर जाएँ। जब मतलब आप लोग हरम जा रहे होते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो आपने जूता उतार के अपना थैली में डालना है, तभी मोज़े पहनने हैं। तो वो आप थैली छोटी ले लें, उसको अपने पीछे आप लोग डाल लेते हैं। उसके अलावा टिश्यू पेपर आपके पास होना ज़रूरी है, साबुन, और हज वाले साबुन में मिलते हैं हज सोप, हम लोग वो लेकर गए थे यहाँ से, आप वो ले लें। हज सोप जो है वो अपने पास होना बड़ा ज़रूरी है। हज के दिनों में मिना अरफात में कोई नहीं था साबुन हमें मिला, तो हमारे पास जो था वो काम आ गया। और ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर लेकर जाएँ। छोटा सा टब ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर वॉशरूम में आप लोगों को कपड़े धोने पड़ते हैं तो वो टब बड़ा काम आएगा। वहाँ पे हम लोग नहीं लेकर गए थे, इसलिए मैंने ये बता रही हूँ जो चीज़ें हम नहीं लेकर गए, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चला कि ये ज़रूरी हैं। इस्त्री ज़रूर ले लें, और पानी की बोतल तो ज़ाहिर आपने लेनी है। उसके अलावा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपना रख लें, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है। और सबसे ज़रूरी चीज़ छतरी, लोग कहते हैं लेकर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बड़ा मसला है छतरी, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इस तरह पकड़ कर इतनी देर बाजू थक जाता है, छतरी उठाने कोई नहीं इतनी होती। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो छतरी पे रख लें, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पंखा, छोटा इलेक्ट्रिक पंखा नहीं होता, अगर हाथ में पकड़ने वाला भी, आजकल गर्दन वाला भी होता है, वो ज़रूर रख लें, वो बड़ा काम आता है वहाँ पर। वो पानी की बोतल पास हो, और गर्मी में जब आप लोग चल रहे होते हैं, पसीनो पसीन होते हैं, तो मुँह को चलो हवा लगती रहती है, तो वो आप ज़रूर रख लें। और साथ साथ मैं आपको अपना होटल दिखा रही हूँ मदीने का, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने क्लियर कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हज या उम्रे पर गए हैं, आप लोगों के साथ क्या हुआ और आप लोगों का कैसा रहा, तो मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और जब हम लोगों ने आना था तो रात के टाइम मैंने इसको कैप्चर किया, क्योंकि रात को हम लोग वहाँ से निकले थे, सुबह 4:30 बजे की मेरे ख्याल में हमारी फ़्लाइट थी, तो उसलिए हमने रात को हम निकलने लगे, तो मैंने आखिरी दफ़ा जो है ये मंज़र जो है वो कैप्चर किया था। ले जी, अब हमारे 23 दिन पूरे हो गए हैं, और अब हम वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो सारी चीज़ें, वो पूरे 23 दिन जो हमने गुजारा, वो सारा हमें जो है वो याद आ रहा है कि इस तरह हम लोग गए, इस तरह रुके, किस तरह टाइम निकल गया, समझ ही नहीं आई, पता ही नहीं चला। और दोबारा जहाज़ में हम लोग बैठ गए जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।